वक्त ही तो है, बदल जाएगा। वक्त ही तो है, बदल जाएगा। तकदीर का लिखा हुआ मिट जाएगा। तकदीर का लिखा हुआ मिट जाएगा। कोशिश कर, दरियाई तो है, पार हो जाएगा। कोशिश कर, दरियाई तो है, पार हो जाएगा। क्यों मायूस होता है, क्यों मायूस होता है? मेहनत कर, सब मिल जाएगा। मेहनत कर, सब मिल जाएगा। कमजोर नहीं है तू, कमजोर नहीं है तू जो टूटकर बिखर जाएगा। कमजोर नहीं है तू जो टूटकर बिखर जाएगा। सोना है तू, जितना तपेगा उतना निखर जाएगा। सोना है तू, जितना तपेगा उतना निखर जाएगा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ में। और इस महत्वपूर्ण सूचना के अंतर्गत हम जानेंगे कि हिंदी विषय से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास में कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने एक सेकंड ग्रेड पे ऐसा ही एक प्लानर आपने हमें दिया था, संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आपने परिचर्चा की थी। एक वैसे ही स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए भी एक वीडियो बनाइए आप, जिसमें एक संपूर्ण प्लानर हो और संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम पर संपूर्ण रूप से परिचर्चा करने वाला हूं। इस संपूर्ण परिचर्चा के दौरान मैं इस पाठ्यक्रम के एक एक बिंदु का एनालिसिस करूंगा यहां पे, और उसके आधार पे आप अपना प्लानर निर्धारित कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, आरपीएससी बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, और आरपीएससी के द्वारा जो अभी हाल ही में नया बड़ा बदलाव किया गया है वो आपके पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। और पाठ्यक्रम जो परिवर्तित किया गया है उसमें नए पाठ्यक्रम में क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, उसका एनालिसिस हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। देखिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त करने की जो सबसे पहली शर्त होती है वो होती है उस कंपटीशन एग्जाम का पाठ्यक्रम का आपके टिप्स पे होना। और पाठ्यक्रम जब आपके टिप्स पे होगा तो हर एक बिंदु का एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद में आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए कि मैं इस कंपटीशन एग्जाम को कैसे पास कर सकता हूं। तो देखिए, हम इस क्लास के माध्यम से इस पाठ्यक्रम पे संपूर्ण परिचर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो के प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारे साथ में बने रहिए ताकि आपका कोई भी बिंदु छूटे नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पे परिचर्चा करते हैं। तो आपका पाठ्यक्रम क्या होगा? पेपर सेकंड, विषय हिंदी। देखिए, यहां से पुराने पाठ्यक्रम में जो प्रश्नों की संख्या होती थी वो 150 होती थी। जो अंक भार था वो 300 था। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। अब देखिए, आरपीएससी के द्वारा जब पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है तो अब ये अंक भार क्या होगा, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, अभी आरपीएससी ने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है। जल्द ही आरपीएससी के द्वारा इसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो देखिए, आरपीएससी के द्वारा आपके हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है उसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इसके 4 खंड आरपीएससी के द्वारा बनाए गए हैं। खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। ये 4 खंडों में आपके पाठ्यक्रम को आरपीएससी के द्वारा विभाजित किया गया है। और जो खंड 1 के अंतर्गत आपका जो पाठ्यक्रम होगा वो उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। खंड 2 के अंतर्गत आपका जो पाठ्यक्रम होगा वो स्नातक स्तर का होगा। खंड 3 के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम होगा वो स्नातकोत्तर स्तर का होगा। और खंड 4 के अंतर्गत आपका शिक्षा मनोविज्ञान होगा। शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र है,
शिक्षण अधिगम सामग्री है, कंप्यूटर व सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में प्रयोग है। इस प्रकार से 4 बिंदु आपके खंड 4 के अंतर्गत है। तो देखिए आरपीसी के द्वारा जो आपका पाठ्यक्रम का जो विभाजन किया गया वो 4 खंडों में किया गया, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। खंड 1 के अंतर्गत आपके उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम होगा, खंड 2 के अंतर्गत आपके स्नातक स्तर का होगा, खंड 3 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर का होगा, खंड 4 के अंतर्गत आपकी शिक्षा मनोविज्ञान होगा, शिक्षा शास्त्र होगा, शिक्षण अधिगम सामग्री होगी। इसके अलावा कंप्यूटर व सूचना तकनीकी में शिक्षण अधिगम का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से इस पाठ्यक्रम का वर्गीकरण किया गया है और यही पाठ्यक्रम आपके पुराने पाठ्यक्रम में भी पुराने पाठ्यक्रम को भी 4 खंडों में विभाजित किया गया था और उसी आधार पर अब नए पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। तो देखिए यहां पर आरपीसी के द्वारा अंक विभाजन नहीं किया गया, जल्द ही आरपीसी के द्वारा अंक विभाजन किया जाएगा। जो इन 4 खंडों का पहले अंक विभाजन किया गया था हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए जो खंड 1 था इसके अंतर्गत आपके जो प्रश्नों की संख्या थी, यहां से एग्जामिनर के द्वारा प्रश्नों की संख्या जो पूछी जाती थी वो 55 थी। खंड 2 के अंतर्गत भी 55 थी, खंड 3 के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या 10 थी और खंड 4 के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या 30 थी। यहां से जो अंक भार था खंड 1 के अंतर्गत यहां पे 110 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, यहां पे भी 110 अंक के पूछे जाते थे, यहां पे 20 के, और खंड 4 के अंतर्गत 60 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे। तो ये वर्गीकरण आरपीसी के द्वारा पहले किया गया था, अभी आरपीसी ने अंक विभाजन नहीं किया है। किस खंड से प्रश्नों की संख्या कितनी होगी ये भी निश्चित नहीं किया, जल्दी आरपीसी के द्वारा ऐसा किया जाएगा। तो देखिए ये खंड 4 है। अब हम एक एक खंड का विश्लेषण करेंगे कि किस खंड के अंतर्गत क्या आता है और क्या आरपीसी के द्वारा नया जोड़ा गया है, क्या आरपीसी के द्वारा नया घटाया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं खंड 1। देखिए खंड 1 का जो वर्गीकरण किया गया है वो ए भाग में और ब भाग में किया गया है। पहले ये ए में और आ में था, अब आ को एग्जामिनर के द्वारा हटा दिया गया है। इस आ पार्ट में आपके पाठ्यक्रम में पहले कक्षा 11 व 12 की पुस्तकें चलती थी। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो पुस्तकें कक्षा 11 और 12 में चलती थी आपको उन पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता था। अब आरपीसी के द्वारा इन पुस्तकों को आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है और इसके स्थान पे काव्य शास्त्र जोड़ दिया गया। जो ब पार्ट होगा इसमें आपके काव्य शास्त्र आएगा, काव्य शास्त्र होगा जो खंड 2 के अंतर्गत था पहले वाले पाठ्यक्रम में। तो देखिए इसके पार्ट ए में आपके पाठ्यक्रम में क्या आएगा। भाग ए का जो वर्गीकरण किया गया है वो पहला जो बिंदु बनता है व्याकरण का सामान्य ज्ञान। ये बिंदु आपके पाठ्यक्रम में बनता है। इसके अंतर्गत अनेक टॉपिकों का समावेश है। तो व्याकरण के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में आते हैं। सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में संधि है। संधि के बाद में जो दूसरा बिंदु है वो समास है। तीसरा जो टॉपिक है वो उपसर्ग है। चौथा जो है आपका वो प्रत्यय है। पांचवा जो टॉपिक है आपका वो है पर्यायवाची शब्द। छठा जो आपके है वो विलोम शब्द। सातवां बिंदु है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। आठवां टॉपिक आपका होगा अनेकार्थी शब्द।
9वां जो आपका बिंदु है वो शब्द शुद्धिकरण। 10वां जो बिंदु है वो वाक्य शुद्धिकरण। जो आपके 11वां जो बिंदु है वो है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। जो आपका 12वां है वो है मुहावरे व लोकोक्तियां। इसके अंतर्गत आपके 13 टॉपिक आते हैं और 13 टॉपिकों का जो समावेश किया गया है वो 12 बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। तो जो आपके 4 ये टॉपिक है, यहां तक आरपीसी ने एक बिंदु के अंतर्गत 4 टॉपिकों को रखा है और यहां से लेकर यहां तक आरपीसी के द्वारा दूसरा बिंदु बनाया गया है, ये आपका तीसरा बिंदु बनाया गया है। तो इस प्रकार व्याकरण का जो सामान्य ज्ञान है इस शब्द को एग्जामिनर के द्वारा हटा दिया गया, आरपीसी के द्वारा व्याकरण के सामान्य ज्ञान शब्द को हटा दिया गया है और यहां पर इसी व्याकरण के टॉपिकों को 3 बिंदुओं के अंतर्गत समावेश कर दिया है। देखिए, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, शब्द शुद्धिकरण है, वाक्य शुद्धिकरण है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक है शब्द है, मुहावरे व लोकोक्तियां। ये 13 टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है। तो देखिए, संधि आपके पाठ्यक्रम में पहले भी थी, अभी भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं। समास में भी कोई परिवर्तन नहीं, उपसर्ग में भी कोई परिवर्तन नहीं, प्रत्यय में भी कोई परिवर्तन नहीं, पर्यायवाची शब्द शब्द भी यथार्थ है, विलोम शब्द में भी कोई परिवर्तन नहीं। देखिए, यहां पे जो जोड़ा गया समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ये आपके पाठ्यक्रम में नया जोड़ा गया, आपको इसका अध्ययन करना होगा। अनेकार्थी शब्द है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में पहले थे। शब्द शुद्धिकरण है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में पहले थे। वाक्यांश वाक्य शुद्धिकरण है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, इस चैप्टर में भी कोई बदलाव नहीं है। देखो, यहां पर आपके जो जोड़ा गया है मुहावरे व लोकोक्ति, यह है आपके पाठ्यक्रम में नया जोड़ा गया है। तो अब आपको नए पाठ्यक्रम के अनुसार लोकोक्ति व मुहावरों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये थे आपके व्याकरण के चैप्टर और व्याकरण से एग्जामिनर के द्वारा जो पहले प्रश्नों की संख्या पूछी जाती थी वो 15 पूछी जाती थी। अभी भी नए पाठ्यक्रम में यहां से जो प्रश्नों की संख्या होगी लगभग 15 ही होगी। तो ये था अपना बिंदु नंबर 1 और बिंदु नंबर 1 के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के 13 टॉपिकों का समावेश आरपीसी के द्वारा किया गया। तो अब देखिए बिंदु नंबर 2। देखिए, यहां पर व्याकरण में आपके जो चैप्टर हटाया गया आरपीसी के द्वारा वो हटाया गया है, शब्द युग्म का चैप्टर आपके यहां पे हटा दिया गया है। अब इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, इसका अध्ययन आपको नहीं करना, बस इतना सा बदलाव आरपीसी के द्वारा किया गया है। और यहां पे शमश्रुत भिन्नार्थक शब्द नया जोड़ा गया है और मुहावरे व लोकोक्तियों का चैप्टर नया जोड़ा गया है। शब्द युग्म का चैप्टर आपके यहां पे हटा दिया गया है। अब देखिए बिंदु नंबर 2 और बिंदु नंबर 2 के अंतर्गत आपके आते हैं कार्यालयीय लेखन। और कार्यालय लेखन के अंतर्गत आपके 6 पत्रों का समावेश आरपीसी के द्वारा किया गया है। यह आपके पुराने पाठ्यक्रम में भी थे और नए पाठ्यक्रम में भी हैं। तो आरपीसी के द्वारा यहां पर कोई बदलाव नहीं किया गया। तो देखिए 6 पत्र कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम में हैं। पहला, अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र यह आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था, अभी भी है। अर्धशासकीय पत्र है, फिर विज्ञप्ति है, फिर निविदा है, फिर ज्ञापन है, पांचवा जो है वो परिपत्र है, छठा जो है वो अधिसूचना है। इन 6 पत्रों का समावेश आपके पाठ्यक्रम में आरपीसी के द्वारा किया गया है। इनका समावेश आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था। तो यहां पर आरपीसी के द्वारा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। यहां पर जो आरपीसी के द्वारा बदलाव किया गया वो ये है कि कार्यालय लेखन शब्द को हटा दिया गया है और इन 6 के 6 पत्रों को एक बिंदु के अंतर्गत समावेशित कर दिया गया है। तो ये हुआ बिंदु नंबर 2। अब देखिए तीसरा बिंदु आपके क्या बनता है पाठ्यक्रम में, अपठित।
अपठित गद्यांश व पद्यांश। देखिए यहां पर भी आरपीएससी के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह आपके चैप्टर पाठ्यक्रम में पहले भी था, अभी भी है, तो यहां पर कोई हमें बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता अपठित गद्यांश व पद्यांश में। इसका अध्ययन आपको पहले भी करना था, नए पाठ्यक्रम में भी करना होगा। अब देखिए आपके चौथा बिंदु देखिए कौन सा होगा, और जो चौथा आपके बिंदु होगा इसके अंतर्गत सबसे पहले आपके है इसमें जनसंचार के प्रमुख माध्यम। प्रमुख माध्यम। दूसरा जो बिंदु है वो है तत्संबंधी लेखन। वह पत्रकारिता। पत्रकारिता। जो आपका तीसरा बिंदु बनेगा, इसी के अंतर्गत देखिए आप कविता है, कहानी है, वार्ता है, रिपोर्टाज है और डायरी लेखन। ये 5 टॉपिक हैं आपके इसके अंतर्गत। देखिए यहाँ पे यह आपके पाठ्यक्रम में पहले भी थे, यहां पर भी आरपीएससी के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया नए पाठ्यक्रम में। जनसंचार के प्रमुख माध्यम, इसका अध्ययन आपको पहले भी करना था, नए पाठ्यक्रम में भी आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा, तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन है और पत्रकारिता। यहां पर 3 टॉपिकों का समावेश है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम है, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता। इसके अलावा कविता है, कहानी है, वार्ता है, रिपोर्टाज है, डायरी लेखन। यहां पर भी आरपीएससी के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया। इन टॉपिकों को आरपीएससी के द्वारा यथावत रखा गया, तो आपको इनका अध्ययन पहले भी करना था, अभी भी आपको इनका अध्ययन करना है। तो देखिए आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पुस्तक चलती है, अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली जो पुस्तक चलती है, उस पुस्तक का अध्ययन आप इसके लिए कर सकते हो। तो वो चैप्टर यथावत यहां पर एग्जामिनर के द्वारा रखे गए। तो देखिए यहां पर आपके जिस चैप्टर को हटाया गया आरपीएससी के द्वारा, वो है शब्दकोश उपयोग पद्धति। शब्दकोश उपयोग पद्धति, इसको एग्जामिनर के द्वारा आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। यहां से जो प्रश्नों की संख्या होती थी वो 2 होती थी, और ये चैप्टर बहुत ही आसान था, तो आपको पढ़े हुए यहां पर 4 मार्क्स आसानी से मिल जाते थे, बस थोड़ा सा इसको पढ़ने की आवश्यकता थी, तो इसको एग्जामिनर के द्वारा हटा दिया गया। तो ये नुकसान आपको उठाना पड़ेगा यहां पे। अब देखिए आगे इनका वर्गीकरण किस रूप में किया गया। देखिए अपठित गद्यांश है वह पद्यांश है। यहां पर मैं बता चुका कि हिंदी व्याकरण से जो प्रश्नों की संख्या होगी वो लगभग 15 ही होगी, या 15 से 17-18 भी हो सकते, पर मुख्यतः यहां पर जो प्रश्नों की संख्या एग्जामिनर के द्वारा पहले पूछी जाती थी वो 15 ही पूछी जाती थी, अभी भी लगभग यही होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए जो कार्यालय लेखन है, जो 6 आपके लेटर हैं, यहां से एग्जामिनर के द्वारा जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी वो भी लगभग 6 होगी, ऐसा मेरा मानना है। प्रत्येक लेटर से एग्जामिनर के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, तो यहां से जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 6 होगी। अपठित गद्यांश पे पद्यांश है, तो जो आपके पिछला पाठ्यक्रम था ये चैप्टर वहां पे भी थे और वहां पे थे, तो यहां से जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाती थी वो 8 पूछी जाती थी। 4 क्वेश्चन आपके गद्यांश के थे, 4 क्वेश्चन आपके पद्यांश के थे। एग्जामिनर के द्वारा आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, एक पद्यांश दे दिया जाएगा, उसके आधार पर प्रश्नों के आपको उत्तर देने पड़ेंगे। तो मैं यहां से जो प्रश्नों की संख्या मानता हूं कि एग्जामिनर ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, तो यहां से जो आपके प्रश्नों की संख्या होगी लगभग 8 होगी। अब देखिए जनसंचार
के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता। तो इन चैप्टरों से एग्जामिनर लगभग दो क्वेश्चन उठाएगा। ये बड़ा चैप्टर जनसंचार के प्रमुख माध्यम, यहां से प्रश्नों की संख्या 2 होगी। तत्संबंधी लेखन है, यहां से भी प्रश्नों की संख्या 2 होगी। पत्रकारिता तीसरा चैप्टर है, यहां से भी प्रश्नों की संख्या 2 होगी। कविता से एग्जामिनर 1 पूछेगा, कहानी से भी 1 पूछेगा, वार्ता से भी 1 पूछेगा, रिपोर्टार से भी 1 पूछेगा, डायरी लेखन से भी 1 पूछेगा। तो यहां से जो प्रश्नों की संख्या आपके कुल बनती है वो 5 बनती है। तो इसी प्रकार से इन चैप्टरों से जो आपके प्रश्नों की संख्या होगी, तो टोटल देखिए आप 15 है, 8, 6 और 5। यहां से जो खंड 1 के पार्ट आ से जो कुल प्रश्नों की संख्या एग्जामिनर के द्वारा यहां से पूछी जाएगी 15, 5, 12, यहां से कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 40 होगी। कितनी होगी? 40। यहां खंड 1 के भाग ऐसे जो प्रश्नों की संख्या एग्जामिनर के द्वारा पूछी जाएगी वो लगभग 40 होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आरपीएससी के द्वारा जल्दी अंक विभाजन तो यहां से किया ही जाएगा। तो ये तो था आपका खंड 1 के अंतर्गत पार्ट है। अब हम पार्ट ब के बारे में जानते हैं, और पार्ट ब के अंतर्गत आपके काव्य शास्त्र को जोड़ दिया गया है। यहां पर पार्ट ब के अंतर्गत जो पहले आ के नाम से था, इसमें आपके कक्षा 11 और 12 की जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें थी वो चलती थी। यहां पर एग्जामिनर के द्वारा इनको हटा दिया गया है और इसके स्थान पे अब यहां पर आरपीएससी के द्वारा काव्य शास्त्र को जोड़ दिया गया है। यह काव्य शास्त्र खंड 2 के अंतर्गत भाग आ में आता था, तो वहां से हटाकर आरपीएससी ने यहां इसको डाल दिया है। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आरपीएससी के द्वारा घटाए गए हैं, किन किन टॉपिकों को आरपीएससी के द्वारा इसमें जोड़ा गया है, तो चलिए आइए जानते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर जो हिंदी व्याकरण का पोर्शन है, इसके लिए आप हमारी जो रीड की पुस्तक है उसका अध्ययन कर सकते हो। और जो रीड की पुस्तक है वो एक मोटी पुस्तक है और उसको हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण के लिए लिखा है। और जो वो पुस्तक है वो 634 पृष्ठ की पुस्तक है। इसमें हमने हर एक टॉपिक का बहुत ही गहराई से समावेश किया है और ग्राफिकल रूप में इस पुस्तक को लिखा है। तो जिन भी विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का अध्ययन करना वो यहां से इस पुस्तक से कर सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों के पास में पुस्तक है तो उनको किसी अन्य पुस्तक को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जल्द ही हमारे द्वारा हिंदी व्याकरण के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से हिंदी व्याकरण की पुस्तक प्रकाशित होने वाली है। तो इस पार्ट के लिए आप 15 क्वेश्चन के लिए गायत्री पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण की पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर इसके लिए कार्यालय लेखन है और अपठित गद्यांश पद्यांश है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम है, तत्संबंधी लेखन, पत्रकारिता, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन। देखिए इन सभी चैप्टरों के लिए आप हमारी जनसंचार की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं और वो जनसंचार की पुस्तक आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। यहां से जो आपके प्रश्नों की जो संख्या होगी इन तीनों चारों चैप्टरों से वो 25 होगी। यहां से जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 25 होगी। इन 25 प्रश्नों के लिए आप गायत्री पब्लिकेशन के जनसंचार वाली पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। हर एक चैप्टर को वहां पे बहुत ही गहराई से दिया गया है, ग्राफिकल रूप में दिया गया है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो यह पुस्तक जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है और इस पुस्तक को पढ़ के आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए खंड 1 के अंतर्गत आपका भाग ब है। ब के अंतर्गत आपका आएगा काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र होगा यहां पे। और इस काव्य शास्त्र में किस किस टॉपिक का समावेश आरपीएससी के द्वारा किया गया है और किस किस टॉपिक को यहां से हटाया गया है वो अभी हम इस ग्राफ के माध्यम से जानेंगे। देखिए सबसे पहले आपके जो चैप्टर है यहां पे शब्द शक्ति, शब्द शक्ति का चैप्टर है और शब्द शक्ति के अंतर्गत आपको अभिधा, लक्षणा व व्यंजना का अध्ययन करना होगा। अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा है और व्यंजना, इन तीनों का अध्ययन आपको शब्द शक्ति के अंतर्गत करना होगा। देखिए यहां पर आरपीएससी के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया, यह आपके पाठ्यक्रम में
पहले भी था ये चैप्टर और अभी भी है, तो यहां पर आपको कोई नया बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा टॉपिक देखिए आपके, दूसरा जो टॉपिक आपका अलंकार का है। अलंकार के अंतर्गत आपके जो पहले अलंकारों की जो संख्या थी, वो एग्जामिनर के द्वारा 15 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में डाले गए थे, और अब आपके पाठ्यक्रम में इन अलंकारों की संख्या आरपीएससी के द्वारा घटा दी गई है। अब केवल आपको 9 ही अलंकारों का अध्ययन आपको करना है। तो देखिए 9 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से हैं और 6 अलंकार कौन से थे जिनको आरपीएससी के द्वारा हटा दिया गया। तो अभी हम जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखिए आप, आपके पाठ्यक्रम में यमक है, श्लेष है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, भ्रांतिमान है, दृष्टांत है, और उदाहरण अलंकार है। आपको नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन अलंकारों का अध्ययन करना होगा। यह आपके पाठ्यक्रम में पहले भी थे। यमक आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था, यमक आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था, सलेस भी था, उपमा भी था, रूपक भी था, उत्प्रेक्षा भी था, संदेह भी था, भ्रांतिमान भी आपके पाठ्यक्रम में था, दृष्टांत भी आपके पाठ्यक्रम में था। ये सारे अलंकार आपके पाठ्यक्रम में पहले भी थे। तो आरपीएससी ने कोई नया बदलाव नहीं किया इन अलंकारों में, कोई नया अलंकार यहां पर नहीं जोड़ा गया है, पुराने अलंकारों को यथावत रखा गया है। अब देखिए कौन से अलंकारों को इसमें हटाया गया आरपीएससी के द्वारा। व्यतिरेक को हटा दिया गया, असंगति को हटा दिया गया, विरोधाभास को हटा दिया गया है, विभावना को हटा दिया गया है, अन्योक्ति को हटा दिया गया है, और समासोक्ति को हटा दिया गया है। ये आपके पाठ्यक्रम में 6 अलंकार ऐसे हैं जिनके द्वारा आरपीएससी को हटा दिया गया है। अब आपको इन अलंकारों का अध्ययन नहीं करना है। तो यहां पर आरपीएससी ने आपका काम आसान कर दिया। जहां पहले आपको 15 अलंकारों का अध्ययन करना होता था, अब केवल आपको 9 ही अलंकारों का अध्ययन करना है। आरपीएससी के द्वारा कोई नया अलंकार नहीं जोड़ा गया है। अब देखिए हम बढ़ते हैं बिंदु नंबर 3 पर, और 3 के अंतर्गत, बिंदु नंबर 3 के अंतर्गत आपके आएंगे छंद। देखिए यहां पर आपके पाठ्यक्रम में पहले एग्जामिनर के द्वारा छंदों की संख्या 9 दी गई थी। अब 9 के न 9 न होकर अब आपको केवल 6 ही छंद का अध्ययन करना है, और आरपीएससी के द्वारा 3 छंदों को यहां से हटा दिया गया और पहले के छंदों को यथावत रखा गया, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है आरपीएससी के द्वारा। तो देखिए यहां पे कौन कौन सा छंद है आपके। सबसे पहले यहां पर दोहा छंद आपके पाठ्यक्रम में, दोहा है, चौपाई है, रोला है, उल्लाला है, गीतिका है, हरि गीतिका है। ये 6 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं जिनका अध्ययन आपको नए पाठ्यक्रम के अनुसार करना है। देखिए कौन कौन से छंद को आरपीएससी के द्वारा हटा दिया गया यहां पे।
कवित्व छंद को हटा दिए गए यहां से, छप्पई छंद को हटा दिए गए हैं और कुंडलिया छंद को हटा दिया गया है। अब आपको इन 3 छंदों का अध्ययन नहीं करना है। तो आरपीएससी ने यहां भी आपका काम आसान कर दिया। केवल आपको यहां पर 6 ही छंदों का अध्ययन करना, जहां पहले आपको 9 छंदों का अध्ययन करना होता था, अब केवल आपको यहां पर 6 ही छंद पढ़ने हैं, 3 छंद नहीं पढ़ने, जिसमें दोहा है, चौपाई है, दोहा है, चौपाई है, रोला है, उल्लाला, गीतिका, हरिगीतिका। देखिए यहां पर आप चाहे तो गायत्री संस्थान के YouTube चैनल को देख सकते हैं, वहां पर सारे छंदों को हमने बहुत ही विश्लेषित रूप में और बहुत ही विस्तृत रूप में डाला हुआ है, और हर एक छंद का अध्ययन करके वहां पर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। वहां पे हमने छंद श्रृंखला चलाई हुई है, तो आप उनका उचित लाभ उठाइए। यहां पर बिंदु नंबर 4 देखिए। अब 4 के अंतर्गत आपके आते हैं काव्य गुण। बिंदु नंबर 4 है काव्य गुण से संबंधित, और काव्य गुण के अंतर्गत आपको तीनों काव्य गुण का अध्ययन करना होगा। यहां पर माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है और औज गुण है, औज गुण है। तो आपको इन तीनों गुणों का अध्ययन यहां पर आपको करना होगा। तो इसमें भी आरपीएससी के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये यथावत रखा गया है चैप्टर को, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका अध्ययन आपको पहले भी करना था, नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी करना पड़ेगा। अब देखिए बिंदु नंबर 5, और बिंदु नंबर 5 के अंतर्गत आपके जो चैप्टर आता है वो आता है रस। और रस के अंतर्गत किन किन बिंदुओं का समावेश आरपीएससी के द्वारा किया गया है? रस का स्वरूप, रसावयव, रसावयव के अंतर्गत आ जाएंगे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तीसरा जो बिंदु बनेगा वो बनेगा रस के प्रमुख लक्षण एवं उदाहरण, रसों के प्रमुख लक्षण एवं उदाहरण। ये 4 बिंदु आपके रस के अंतर्गत है। इसमें भी आरपीएससी के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया। इस चैप्टर को भी आरपीएससी के द्वारा यथावत रखा गया। रस के अंतर्गत आएगा, रस का स्वरूप आएगा, रसावयव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 3 भाव आप ये हैं, रसों के प्रमुख लक्षण एवं उदाहरण। तो इस चैप्टर का अध्ययन आपको पहले भी करना था और अब नए पाठ्यक्रम में भी करना पड़ेगा। तो आरपीएससी के द्वारा यहां पर आपके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए ये जो काव्य शास्त्र है, ये काव्य शास्त्र आपके पहले खंड 2 में भाग आ के अंतर्गत आता था। अब आरपीएससी ने इस काव्य शास्त्र को खंड 2 से हटाकर खंड 1 के अंतर्गत डाल दिया है। तो देखिए यहां पर जो पहले प्रश्नों की संख्या आरपीएससी के द्वारा पूछी जाती थी 10 पूछी जाती थी, और आरपीएससी ने छंदों के अंतर्गत कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, सॉरी काव्य शास्त्र के अंतर्गत कोई नया बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, और काव्य शास्त्र के टॉपिकों को यथावत रखा है। पहले की तुलना में काव्य शास्त्र के कुछ चैप्टर कम कर दिए गए हैं। तो यहां से पहले जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाती थी वो 10 होती थी, लगभग अभी भी यहां से जो प्रश्नों की संख्या होगी वो आपके पाठ्यक्रम में 10 ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए अब आपको इसके लिए किस चीज का अध्ययन करना है, आपको किस पुस्तक का अध्ययन करना है कि आपको सारे क्वेश्चन उसी पुस्तक से मिल जाएं। तो देखिए यहां पर आपकी इस समस्या के निदान के लिए हमारी ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी पिछली फर्स्ट ग्रेड भर्ती में, और इस काव्य शास्त्र ने पिछली व्याख्याता भर्ती में 19 में से 19 क्वेश्चन दिए हैं, और इस किताब ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी 28 क्वेश्चन दिए हैं, और डिटो एग्जामिनर ने यहां से उठाए हैं। पीछे का पेपर पड़ा होगा, पुस्तक मेरे पास में, आप मिलान कर लेना। तो आप इस चैप्टर के लिए
आपको कोई समस्या ना हो, आप इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में आपको किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जाना पड़ेगा, किसी यूट्यूब चैनल को नहीं देखना पड़ेगा और किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। ऐसा मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा दावा भी है। तो आप गायत्री पब्लिकेशन के काव्य शास्त्र की पुस्तक का अध्ययन कीजिए और अभी यह पुस्तक संशोधित संस्करण के साथ में अतिशीघ्र ही प्रकाशित होगी। तो देखिए, ये तो हुआ आपका खंड 1 और खंड 1 के अंतर्गत आपकी हिंदी ग्रामर आती है, अभिव्यक्ति माध्यम आता है और काव्य शास्त्र आता है। वो भी कौन सा काव्य शास्त्र? यहाँ पे भारतीय काव्य शास्त्र। तो अब हम चलते हैं खंड नंबर 2 पे। देखिए, यहां पे खंड 1 में काव्य शास्त्र से जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 10। तो यहां पर जो खंड 1 से जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कुल 50 होगी। क्यों होगी? 40 प्लस में 10, 40 प्लस में 10 तो टोटल होती है 50। तो यहां से खंड 1 से एग्जामिनर के द्वारा जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी, जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 50 होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब बढ़ते हैं खंड 2 पे। देखिए, खंड 2 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आरपीएससी के द्वारा जोड़े गए हैं और किन टॉपिकों को हटाया गया है। देखिए, सबसे पहले बिंदु नंबर 1 देखिए आप, इसके अंतर्गत आएगा आपका इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, व इतिहास लेखक। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन, व नामकरण। देखिए, पहला टॉपिक आएगा आपका ये, और जो खंड 1 है और खंड 1 के अंतर्गत आपके ये खंड 2 है और खंड 2 के अंतर्गत आएगा आपके हिंदी साहित्य का इतिहास। खंड 2 में केवल हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का ही अध्ययन करना है। तो यहां पर हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो आपका पहला टॉपिक है वो है, पहला जो बिंदु बना है और इस बिंदु के अंतर्गत कई सारे टॉपिकों का समावेश है, इतिहास लेखन की परंपरा। यहां पर एग्जामिनर के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका अध्ययन हम पिछले पाठ्यक्रम में भी करते हैं और नए पाठ्यक्रम में भी हमें करना पड़ेगा। प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक। इसके बाद में आपके हिंदी साहित्य का आरंभ है, काल विभाजन है व नामकरण। देखिए, यहां पर आरपीएससी के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत इस बिंदु को यथावत आरपीएससी के द्वारा रखा गया। तो इसका अध्ययन हमें पहले भी करना था और इसका अध्ययन अब हमें नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका दूसरा बिंदु, आदिकाल है। आदिकाल के अंतर्गत जो टॉपिक होंगे, इतिहास ग्रंथों की प्रामाणिकता,
प्रामाणिकता, सॉरी ग्रंथों की प्रामाणिकता, ये आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरा जो बिंदु है वो प्रवृत्तियां, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाकार, प्रमुख रचनाकार व उनकी रचनाएं। वह उनकी रचनाएं। देखिए इसके अंतर्गत आपको जो अध्ययन करना है, यहां पर केवल आपको अब की बार जो अध्ययन करना है वो चंद वरदाई व नरपति नालय का अध्ययन करना है। देखिए यहां पर आरपीएससी के द्वारा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, कुछ बदलाव किया गया है। तो देखिए ग्रंथों की प्रामाणिकता, यह आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था, अभी भी है। प्रवृत्तियां पहले भी थी, अभी भी थी। प्रमुख रचनाकार व उनकी रचनाएं, देखिए इस चैप्टर को काफी विस्तार से हमें पहले पढ़ना पड़ता था, अब आरपीएससी ने आपका काम यहां पर आसान कर दिया और आदिकाल के अंतर्गत आपको केवल यहां पर चंद वरदाई व नरपति नालय का ही अध्ययन करना है। सारे कवि व लेखकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आरपीएससी के द्वारा नया बदलाव किया गया है और नए बदलाव के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम को काफी आसान बना दिया गया है। अब देखिए यहां पर बिंदु नंबर 3, और बिंदु नंबर 3 के अंतर्गत आता है आपका भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल के अंतर्गत जो आपके बिंदु आएंगे, भक्ति का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, उद्भव व विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, और दार्शनिक पृष्ठभूमि। ये आपके पाठ्यक्रम में पहले भी थे और अभी भी थे, अभी भी हैं। तो देखिए इनके अंतर्गत जो भक्ति काल है, भक्ति काल के अंतर्गत जो वर्गीकरण किया गया है वो देखिए 4 भागों में इस काव्य धारा को बांटा गया है। संत काव्य धारा, संत काव्य धारा, संत काव्य धारा के अंतर्गत जो आपके टॉपिक होंगे, संत काव्य धारा की विशेषताएं होंगी, विशेषताएं हैं, प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवि व रचनाएं, प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। रचनाएं। दूसरा जो बिंदु यहां पे है काव्य धारा का, संत काव्य धारा, उसके बाद में सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। देखिए यहां पर आपको जो संत काव्य धारा के अंतर्गत यहां पे आपको कबीर व दादू का ही अध्ययन करना है, कबीर व दादू। सूफी काव्य धारा है और सूफी काव्य धारा में भी सेम यही बातें आ जाएंगे। सूफी काव्य धारा की विशेषताएं, विशेषताएं, प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं, उनकी रचनाएं। यहां पर सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आपको जायसी व मंजन का ही अध्ययन करना है। तीसरा देखिए राम भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। इसमें भी
सेम वही बातें आ जाएंगी। विशेषताएं, इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। राम भक्ति काव्य धारा में यहां पर केवल आपको तुलसीदास का ही अध्ययन करना है। तुलसीदास। अब देखिए यहां पे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इसके अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा की भी सभी विशेषताएं आ जाएंगी। इसकी विशेषताएं हैं, वही प्रमुख कवि वह उनकी रचनाएं। देखिए यहां पर आपको कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आपको जो अध्ययन करना है वो सूरदास, मीरा, कुंभन दास, कुंभन दास, इन तीन का अध्ययन आपको करना है। सूरदास है, मीरा है और कुंभन दास, इनका अध्ययन आपको यहां पे करना है। देखिए यहां पर भक्ति काल में आरपीएससी के द्वारा क्या बदलाव किया गया है? भक्ति का सामान्य परिचय, मतलब कि भक्ति की भूमिका आपको यहां पर पढ़नी पड़ेगी। भक्ति का उद्भव कैसे हुआ, इसको लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग व्याख्या है। जैसे इरफान हबीब है, उनके अलग व्याख्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनकी अलग व्याख्या है। डॉक्टर बच्चन की अलग व्याख्या है। उसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद की अलग व्याख्या है। नामवर सिंह की अलग व्याख्या है। तो ये हमें हिंदी के भक्ति का उद्भव के अंतर्गत जानना होगा। इसके अलावा भक्ति का विकास कैसे हुआ और भक्ति की दार्शनिक पृष्ठभूमि कैसी है, इसका दर्शन कैसा है। तो ये टॉपिक में आरपीएससी के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया, इसको यथावत आरपीएससी के द्वारा रखा गया। इसमें से संत काव्य धारा, ये इनका डिवाइडेशन पहले भी आरपीएससी के द्वारा ऐसा ही किया गया था, अब भी इसमें कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ। विशेषताएं ऐसे कैसे हैं, प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं, ये लाइन ऐसे कैसे आरपीएससी के द्वारा रखी गई है। यहां पर जो बदलाव हुआ है, तो आपको जैसे संत काव्य धारा है, संत काव्य धारा में बहुत सारे कवियों का वर्णन किया गया है, बहुत सारे कवि आपको पढ़ने पड़ते थे। अब केवल यहां पर आपको कबीर व दादू का ही अध्ययन करना है, सभी संत कवियों का अध्ययन नहीं करना है। उसी प्रकार सूफी काव्य धारा है, सूफी काव्य धारा की विशेषताएं हमें पढ़नी है। प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं, प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं के अंतर्गत आते हैं जायसी और मंझन। तो अब हमें यहाँ पे अध्ययन करना है वो जायसी और मंझन का ही अध्ययन करना है। कंप्लीट सूफी काव्य धारा के कवियों को नहीं पढ़ना। राम भक्ति काव्य धारा है, इसकी विशेषताएं भी हमें पढ़ने। प्रमुख कवि व उनके रचनाओं में सिर्फ आपको यहाँ पर तुलसीदास का अध्ययन करना है। राम भक्ति काव्य धारा के सारे कवियों का अध्ययन करने की आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, इसकी विशेषताएं प्रमुख कवि व उनके रचनाएं हैं। सूरदास, इसके अंतर्गत देखिए विशेषताएं आपको पढ़नी पड़ेंगी। प्रमुख कवि व उनके रचनाओं के अंतर्गत आपके सूरदास है, मीरा है और कुंभन दास है। तीन कवि ही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अष्टछाप के कवि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रसकान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको मीरा के अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी, तो मीरा का अध्ययन आपको करना ही करना पड़ेगा। सूरदास का भी करना पड़ेगा। और सॉरी, यहाँ पे एक कुंभन दास नहीं है, कुंभन दास के स्थान पे आपके जो पाठ्यक्रम में है वो नंददास। आपको यहां पर कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आपको नंददास का अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहां तक भक्ति काल का वर्गीकरण हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये हुई आपकी बिंदु 3। अब देखिए आपका चौथा बिंदु। चौथा जो बिंदु है वो आपके रीतिकाल से संबंधित है। रीतिकाल। देखिए रीतिकाल में रीति से तात्पर्य, फिर है प्रमुख काव्य धाराएं, प्रमुख काव्य धाराएं,
प्रमुख काव्य धारा में आपकी होंगे रीतिवद्य काव्य धारा है, रीति सिद्धि काव्य धारा है, रीति मुक्त काव्य धारा है, मुक्त काव्य धारा है। इसके बाद में तत्कालीन तत्कालीन काव्य की प्रवृत्तियां व विशेषताएं। प्रमुख कवि, प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। देखिए यहां पर आपको जो अध्ययन करना, आरपीएससी के द्वारा जो बदलाव किया गया है, यहां पर आपको जो अध्ययन करना है देव का करना है, भूषण है, बिहारी है, घनानंद है। देखिए यहां पर रीति काल में आरपीएससी के द्वारा क्या बदलाव किया गया है, आपके लिए बदलाव कुछ बड़ा नहीं है। यहाँ पे रीति से तात्पर्य आपको पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है, पहले भी पाठ्यक्रम में थे, तो कोई बदलाव नहीं हो। इसकी प्रमुख काव्य धारा है, प्रमुख काव्य धारा में रीतिवद है, रीतिसिद्ध है और रीति मुक्त काव्य धारा है। तत्कालीन काव्य की जो प्रवृत्ति है उनका अध्ययन करना है, विशेषताओं का अध्ययन करना है, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। देखिए यहाँ पर आपको रीति काल में पहले बहुत सारे कवियों का आपको अध्ययन करना होता था, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे कवियों का अध्ययन न करके केवल आरपीएससी ने आपका काम आसान कर दिया। केवल यहां पर आपको 4 ही कवियों का अध्ययन करना है, देव का करना है, भूषण का करना है, बिहारी का करना है और घनानंद का। ये 4 ही कवि आरपीएससी के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। अब आपको रीति काल के सारे कवियों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपके बोझिल पाठ्यक्रम को आरपीएससी ने यहां पर आसान कर दिया है। अब देखिए यहां पर बिंदु नंबर 5 में जो आपका होगा वो होगा आधुनिक काल। आधुनिक काल, और आधुनिक काल में जो आपके टॉपिक हैं वो है पूर्व पीठिका, आधुनिक काल की पूर्व पीठिका, तात्कालीन परिस्थितियां, तात्कालीन परिस्थितियां, हिंदी या खड़ी बोली, हिंदी गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारतेंदु, भारतेंदु व समकालीन साहित्यकार, साहित्यकार, समकालीन साहित्यकार। प्रमुख गद्य विधाएं, विधाएं। देखिए प्रमुख गद्य विधाओं के अंतर्गत जो आपके टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक हैं आपके इसके अंतर्गत, इसमें आपके जो सबसे पहले जो आपके इसमें टॉपिक आएगा वो है नाटक, एकांकी, तीसरा जो है आपका कहानी, चौथा उपन्यास, पांचवा
आत्मकथा, छठा निबंध, सातवां जीवनी, संस्मरण, निबंध, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र व रिपोर्टाज। रेखा चित्र व रिपोर्टाज, ये आपके पाठ्यक्रम में है। बिंदु नंबर 10। देखिए ये इसमें क्या बदलाव किया गया आरपीएससी के द्वारा। आधुनिक जो काल है आपका, आधुनिक काल में पूर्व पीठिका, ये आपके पाठ्यक्रम में पूर्व पीठिका पहले भी थी, अभी भी है, कुछ नया नहीं जोड़ा गया आरपीएससी के द्वारा। तत्कालीन परिस्थितियां, इनका हम अध्ययन करना है कि उस समय की परिस्थितियां कैसी थी। हिंदी गद्य का जो विकास होता है आधुनिक काल में, उसका भी हमें अध्ययन करना है यहाँ पे। आधुनिक गद्य का उद्भव, नव जागरण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है, ये पहले भी थे आपके पाठ्यक्रम में। भारतेंदु व समकालीन साहित्यकार, भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं उनका अध्ययन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त भारतेंदु मंडल के बाहर के जो भी कवि हैं उनका अध्ययन भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। इसी के साथ में आपके इसमें क्या है, प्रमुख गद्य विधाएं। प्रमुख गद्य विधाएं, देखिए ये जो प्रमुख गद्य विधाएं हैं इसके अंतर्गत आपका गद्य भाग आएगा। इसके अंतर्गत आपके 10 चैप्टर हैं। यहाँ पे आपको नाटक का अध्ययन करना है। नाटक है, एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, निबंध है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है और रिपोर्टाज है। ये 10 चैप्टर हैं आपके, और ये 10 चैप्टर इतने बड़े हैं कि आपके संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास एक तरफ और ये 10 चैप्टर एक तरफ हैं। तो यहां पर इनका अध्ययन आपको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, इनको हल्के में नहीं ले सकते। तो देखिए यहां पर भी आरपीएससी के द्वारा आधुनिक काल में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, काव्य का विकास। काव्य का विकास और काव्य के विकास के अंतर्गत, ये आधुनिक काल के अंतर्गत ही है आपका काव्य का विकास। और काव्य के विकास में आपके यहां पर जो चैप्टर है, भारतेंदु युग, भारतेंदु है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, समकालीन कविता। प्रमुख रचनाकार व रचनाएं। देखिए यहां पर भी आधुनिक काल में आरपीएससी के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इन चैप्टरों का अध्ययन आपको पहले भी करना था, आपके पाठ्यक्रम में पहले भी थे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, समकालीन कविता है, प्रमुख रचनाकार व उनकी रचनाएं। ये जितने भी काल हैं आपके, जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है और समकालीन कविता, ये जो चैप्टर हैं इनके जितने भी प्रमुख कवि हैं और उन कवियों के द्वारा जो रचनाओं का लेखन किया गया, उन रचनाओं का अध्ययन भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये काफी विस्तृत है और छोटा पार्ट नहीं है, इसका अध्ययन भी हमें बहुत ही गहराई से करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए, केवल रीतिकाल में थोड़ा आपका पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। बाकी आधुनिक काल में आरपीएससी के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई नया चैप्टर नहीं जोड़ा गया, पुराने चैप्टरों को ही यथावत रखा गया। अब ये तो हुई सिलेबस की बात। अब देखिए यहां से खंड 2 में, खंड 2 में पहले यहां से जो प्रश्नों की संख्या थी, आरपीएससी के द्वारा जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाती थी वो थी यहां से 55। कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे? 55 पूछे जाते थे। अब ये क्या कि खंड 2 पहले ए पार्ट में और भाग आ में डिवाइड था,
भाग ए के अंतर्गत आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आता था और पार्ट आ के अंतर्गत आपके काव्य शास्त्र आता था, भारतीय काव्य शास्त्र। अब इस काव्य शास्त्र का समावेश तो आरपीएससी के द्वारा खंड 2 में कर दिया गया है। तो देखिए यहां पर आरपीएससी के द्वारा आपके पाठ्यक्रम के, साहित्य के पाठ्यक्रम को बढ़ाया नहीं गया है, साहित्य के पाठ्यक्रम को कम किया गया है। यहां पे पहले की तुलना में काफी कम किया गया है और आपके हिंदी साहित्य के काफी बोझिल पाठ्यक्रम को काफी हद तक कम भी कर दिया गया आरपीएससी के द्वारा। तो यहां से जो प्रश्नों की संख्या बनती थी पहले कुल मिला के 55 थी। 55 का मतलब यह था कि काव्य शास्त्र के 10 क्वेश्चन थे और जो 45 क्वेश्चन थे वो आपके साहित्य के थे, 10 क्वेश्चन आपके काव्य शास्त्र के थे। इस प्रकार से यहां से प्रश्नों की संख्या थी 55, अब ये काव्य शास्त्र खंड 2 के अंतर्गत चला गया। तो यहां से जो प्रश्नों की संख्या अब जो होगी वो 45 होगी। 45 से अधिक साहित्य के क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में नहीं होंगे। आरपीएससी भी यही वर्गीकरण करेगा और मैंने जो वर्गीकरण किया है वो वर्गीकरण मैंने मेरे पूर्वानुमान के आधार पर और इसी लॉजिक के आधार पर किया कि यहां से साहित्य के प्रश्नों की संख्या 45 से ज्यादा आपके पेपर में नहीं होगी और आरपीएससी भी यही अंक विभाजन करेगा। क्यों करेगा कि आरपीएससी ने क्या किया कि यहां पर पाठ्यक्रम को बढ़ाया नहीं है, पहले की तुलना में पाठ्यक्रम को काफी कम कर दिया गया है। तो देखिए ये आपको इसका प्लान कैसे निर्धारित करना है कि फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, उसकी समस्या ये होती है कि जब वो तैयारी प्रारंभ करता है और जब वो पेपर देके आता है तो प्रारंभ से लेके अंत तक वो सबसे ज्यादा फोकस जिस चैप्टर पे करता है वो चैप्टर उसका हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। वो केवल हिंदी साहित्य के इतिहास को ही पढ़ता है। बहुत सारे शिक्षकों ने भी यहाँ पे फोबिया बनाया हुआ है कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन का आधार साहित्य ही है। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन का आधार साहित्य नहीं, साहित्य ही है। मैं साहित्य के महत्व को नकार नहीं रहा हूं, पर फिर भी मैं उसको अवगत करवाना चाहता हूं कि केवल साहित्य ही नहीं है, साहित्य के अलावा अगर हम 120 हिंदी के 120 प्रश्नों में से 45 क्वेश्चन अगर हम साहित्य के निकाल देते हैं तो यहां पे प्रश्नों की संख्या बचती है 75। तो मैं विद्यार्थी को अवगत करवाना चाहता हूं और मैं एक शिक्षक हूं तो शिक्षक होने के नाते मैं अपने शिक्षक धर्म का पालन करूंगा। विद्यार्थी को गुमराह नहीं करूंगा कि आप आइए मेरे पास में साहित्य पढ़ने के लिए, ऐसा मैं विद्यार्थी को नहीं बोलूंगा कि आप केवल साहित्य पढ़ने के लिए आइए। गायत्री संस्थान में आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। और गायत्री संस्थान में आपको केवल साहित्य ही साहित्य नहीं, यहां पर आपको हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही गहराई से पढ़ाया जाएगा, चाहे वो साहित्य का चैप्टर हो या चाहे कोई अन्य चैप्टर हो। तो यहां पर मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा कि केवल आपको साहित्य ही पढ़ना है। तो यहां पर आप अपनी स्ट्रेटजी में एक बार बदलाव कीजिए, आप केवल 45 पे फोकस मत कीजिए। मैं साहित्य के महत्व को फिर बोल रहा हूं कि मैं साहित्य के महत्व को नकार नहीं रहा हूं, साहित्य की तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए, पर साहित्य के साथ जो 75 क्वेश्चन आपके हिंदी में और होंगे उनकी भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो यहां से जो प्रश्नों की संख्या होगी साहित्य की केवल 45 होगी, 45 से ज्यादा आपके साहित्य के क्वेश्चन नहीं होंगे। अब कहोगे कि सर उसने क्या किया कि कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें हटा दी, उनका समावेश कैसे करेगा? अरे मेरे भाई उसका समावेश करेगा क्योंकि उसने खंड 4 को बढ़ा दिया है, खंड 4 को उसने काफी विस्तृत कर दिया, खंड 4 को काफी बड़ा कर दिया है। तो वो जो रचनाएं हटाई है ना उनका समावेश वो खंड 3 में करेगा, खंड 2 में नहीं करेगा। खंड 2 को तो उसने कम किया है, तो 2 को कम किया तो साहित्य के क्वेश्चन कैसे बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। तो आप अपने प्लानर में इस बात का ध्यान रखना, मैंने आपको अवगत करवा दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 3 पे। देखिए यहां पर साहित्य की समस्या के लिए भी बता देता हूं कि साहित्य की जो पुस्तक हमारी आने वाली है वो जल्द ही प्रकाशित होगी, उस पर कार्य अभी चल ही रहा है। और जो साहित्य की किताब होगी वो बहुत ही बेहतरीन पुस्तक होगी, आपको किसी भी पुस्तक अन्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस आपकी इस समस्या का निदान भी हम जल्दी ही कर देंगे। देखिए खंड 3 में आरपीएससी के द्वारा क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, पहले आप एक बार इसका वर्गीकरण देख लीजिए। खंड 3 के अंतर्गत जो आपके सिलेबस का वर्गीकरण किया गया है,
सबसे पहले आपके इसके अंतर्गत आता है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र, और जो एक काव्य शास्त्र होगा ये भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र होगा। भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपके पाठ्यक्रम में होगा खंड 3 के अंतर्गत। तो देखिए इसमें आपके क्या टॉपिक जोड़े गए हैं, काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या घटाए गए हैं। देखिए ये चैप्टर आपके काव्य शास्त्र, पहले खंड 3 के अंतर्गत केवल ये काव्य शास्त्र था, भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र था। अब एग्जामिनर ने इसका क्षेत्र काफी विस्तृत कर दिया है और कौन कौन से बिंदुओं का समावेश इस पाठ्यक्रम में किया गया है वो अब हम अभी जानने वाले हैं। तो देखिए काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र का में कौन कौन से आपके चैप्टर हैं कि सबसे पहले इसमें आता है काव्य के लक्षण है, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु। देखिए इन तीनों टॉपिकों का समावेश आरपीएससी के द्वारा एक बिंदु में किया गया है, तो यहां पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, ये यथावत रखे गए। इसके बाद में आपका जो अगला चैप्टर होगा प्रश्न निष्पत्ति, पांचवा जो होगा साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, आनंद वर्धन का ध्वनि सिद्धांत, फिर कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है। उसके बाद में आपका है ये वक्रोक्ति सिद्धांत हो गया। ये 4 चैप्टर यहाँ के आपके यहाँ तक हैं। इसको बिंदु नंबर 2 में आरपीएससी के द्वारा समावेशित किया गया है। ये दूसरा बिंदु आरपीएससी के द्वारा बनाया गया। दूसरे बिंदु में जो चैप्टर हैं 4। उसके बाद में देखिए तीसरे बिंदु में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है। देखिए यहां पर आपके जो नया जोड़ा गया है वो मनोविश्लेषणवाद है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। नौवा जो है आपका लोनजाइनस काव्य में लोनजाइनस का उदात्त तत्व है। जो आपके 10वां चैप्टर बनाया गया है वो है मनोविश्लेषणवाद। पहले यहां पर मनोविश्लेषणवाद के स्थान पे मार्क्सवाद था। मार्क्सवाद को एग्जामिनर के द्वारा हटा दिया गया है। मार्क्सवाद हटा दिया गया और मार्क्सवाद के स्थान पर जो नया चैप्टर जोड़ा गया है वो है मनोविश्लेषणवाद। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत जोड़ा गया है। जो एक काव्य शास्त्र है इसमें कोई बड़ा बदलाव आरपीएससी के द्वारा नहीं किया गया है। आरपीएससी के द्वारा जो यहाँ पर हमें बदलाव देखने को मिलेगा वह केवल इतना सा बदलाव है कि आरपीएससी ने यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद का नया चैप्टर जोड़ा है और मार्क्सवाद को आरपीएससी ने हटा दिया है। तो देखिए यहाँ से एग्जामिनर ने जो पहले प्रश्नों की संख्या एग्जामिनर द्वारा पूछी जाती थी जो उसने निर्धारित कर रखी थी खंड 3 के अंतर्गत तो 10 थी, और अभी भी यहां से जो प्रश्नों की संख्या होगी उसने सिलेबस को यथावत रखा है, केवल मार्क्सवाद को हटाकर मनोविश्लेषणवाद जोड़ा है। तो यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 1 पूछा जाएगा। तो यहां से कुल एग्जामिनर के द्वारा जो प्रश्नों की संख्या पहले पूछी जाती थी वो 10 थी और अभी भी यहां पर जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 10 होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर यहां पे नहीं पूछेगा। देखिए अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, और इसके लिए आपको इसी पुस्तक का अध्ययन करना है। इसी पुस्तक का अध्ययन करना है। इसमें हर एक चैप्टर का समावेश हमने बहुत ही गहराई से किया है, ग्राफिकल रूप में किया है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। इसके पीछे प्रत्येक एग्जाम में आए हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे वो डीएसएसबी का एग्जाम हो, यूपी टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो,
किसी भी राज्य स्तर की परीक्षा में आए हुए प्रत्येक क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज डाला है, तो इसमें आपके हर एक चैप्टर का समावेश बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। जैसे अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को समझने से पहले हमने प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को भी पाठ्य पुस्तक में डाला है। तो आप अपनी इस समस्या के निदान के लिए गायत्री पब्लिकेशन के काव्य शास्त्र की पुस्तक का अध्ययन कीजिए। यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो आपको 19 में से 19 या 20 में से 20 क्वेश्चन दिला सकती है। तो ये हुआ यहां पर आपके काव्य शास्त्र का चैप्टर। अब देखिए यहां पर नया क्या जोड़ा गया है, ये तो यथावत है, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। पहले खंड 3 के अंतर्गत केवल यही आता था, परंतु अब खंड 3 के अंतर्गत जो आपका दूसरा बिंदु बनेगा, वो दूसरा जो बिंदु है आपका, वो है जो आरपीसी ने जोड़ा है नया, वो है रचनाएं। रचनाएं, और रचनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं हैं वो देखिए आप। सबसे पहली जो आपकी रचना है वो है कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली, इसके जो संपादक हैं, इसका जो संपादक है वो है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जो रचनाएं हैं उसके जो संपादक हैं कबीर ग्रंथावली के श्याम सुंदर दास। इसमें जो आपके पाठ्यक्रम में जो ये रचना है, इसमें कबीर ग्रंथावली में साखी है, और साखी के अंतर्गत जो पूछा गया है वो पूछा गया है गुरुदेव को अंग। गुरुदेव को अंग, और पद पूछे गए हैं आरंभिक 5। आरंभिक 5 पद पूछे गए। तो देखिए ये आपके पाठ्यक्रम में नया जोड़ा गया है कबीर ग्रंथावली, और कबीर ग्रंथावली में लगभग 809 दोहे मिलते हैं। इसका जो वर्गीकरण किया गया वो 3 भागों में किया गया है, साखी में किया गया है, पद में किया गया है, और रमेणे में किया गया है। इसके जो संपादक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। इसके अलावा इसके आपके पाठ्यक्रम में जो साखी है, और साखी में जो अंग मिलते हैं वो 59 अंग मिलते हैं। 59 में से केवल जो प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग, वही आपके पाठ्यक्रम में आरपीसी के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहां पर आपको साखी के अंतर्गत केवल गुरुदेव को अंग का ही अध्ययन करना पड़ेगा। जो पद हैं, पदों की संख्या यहाँ पे आपके 16 है। 16 में से केवल आपको ये जो 16 पद है, पद के 16 पद है, 16 पद में केवल आपको 5 पदों का ही अध्ययन यहाँ पे करना। आरंभिक जो 5 पद है उनका ही अध्ययन करना है। ये हुई आपकी कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली के बाद में जो दूसरी प्रमुख रचना है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस, देखो रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास हैं। तुलसीदास, और रामचरितमानस के अंतर्गत आपको केवल बाल कांड का ही अध्ययन करना है, क्योंकि रामचरितमानस में जो कांडों की संख्या है वो 7 है। रामचरितमानस में जो कांड है वो 7 है। यहां पर केवल आपको बाल कांड का ही अध्ययन करना है। तो आरपीसी के द्वारा यहां पर जो आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है रामचरितमानस का बाल कांड। तीसरी रचना देखिए यहां पे, तीसरी जो रचना है वो बिहारी रत्नाकर है। बिहारी रत्नाकर, और बिहारी रत्नाकर के जो संपादक हैं वो पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस बिहारी रत्नाकर में आपको आरंभिक 25 दोहों का ही अध्ययन करना है। आरंभिक 25 दोहे हैं, केवल इन्हीं का अध्ययन करना है बिहारी रत्नाकर में। अब देखिए यहां पर आपकी जो चौथी रचना है वो है साकेत। साकेत, और साकेत के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, और यहां पर आपको जो अध्ययन करना है केवल आपको नवम सर्ग का ही अध्ययन करना है।
देखिए जो साकेत है, साकेत में कुल 12 सर्ग हैं, और जो 12 सर्ग हैं, 12 सर्ग में केवल आपको नवम सर्ग का ही अध्ययन करना है, नवम सर्ग का ही अध्ययन करना है। और जो नवम सर्ग है वो उर्मिला को समर्पित है, और उर्मिला को समर्पित है। तो उर्मिला यहाँ पे कहती है कि सजनी रोता है मेरा गान, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच रही है कोई तान, ऐसा उर्मिला कहती है। तो जो नवम सर्ग है ये उर्मिला को समर्पित है। 12 सर्गों में से आपको केवल नवम सर्ग का या नौवें सर्ग का ही अध्ययन आपको करना है। तो ये आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं नहीं है। तो ये 4 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में कबीर ग्रंथावली, रामचरितमानस है, और बिहारी रत्नाकर है, और साकेत है। ये 4 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में आरपीएससी के द्वारा नहीं जोड़ी गई हैं, तो इनका अध्ययन आपको करना होगा रचनाओं का। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे बिंदु के बाद में। आप देखिए तीसरा बिंदु इसका, तीसरा जो बिंदु है, 3 नंबर का जो पॉइंट है वो है आपके निबंध का। और निबंध में देखिए कि कौन कौन से निबंध आपके पाठ्यक्रम में हैं। सबसे पहले पहला, कविता क्या है। कविता क्या है, यह चिंतामणि के भाग प्रथम में है। चिंतामणि भाग 1, कविता क्या है चिंतामणि के भाग 1 में है। इसके जो रचनाकार हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए यहां पर आपको निबंध के अंतर्गत जो अध्ययन करना है, कविता क्या है, और कविता क्या है ये जो निबंध है ये चिंतामणि नामक निबंध संग्रह में संकलित है। और चिंतामणि है वो एक निबंध संग्रह है, और इस निबंध संग्रह का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 भागों में किया गया है। तो कविता क्या है वो भाग 1 के अंतर्गत आता है। तो आपको यहां पर केवल एक ही निबंध का अध्ययन करना है। और इस चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध संग्रह है। तो हमें यहां पर किसका अध्ययन करना है, कविता क्या है, केवल इसी निबंध का अध्ययन करना है जो कि भाग 1 के अंतर्गत है। अब दूसरा देखिए, दूसरा निबंध है आपके शिरीष के फूल, शिरीष के फूल। ये कल्पलता नामक निबंध संग्रह में संकलित है, जिसके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी। तो देखिए ये आपके 2 निबंध है पाठ्यक्रम में, 2 निबंध है जिनका अध्ययन आपको करना है। तो ये आरपीएससी के द्वारा ये टॉपिक नए जोड़े गए हैं। अब देखिए चौथा टॉपिक आपका, और चौथा जो बिंदु आपका बनेगा वो बनेगा कहानियां। कौन कौन सी कहानियों का समावेश आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। तो देखिए आपकी जो कहानियां हैं, सबसे पहले जो कहानी है आपकी कफन, जो रचनाकार हैं प्रेमचंद। दूसरी जो कहानी है वो है पुरस्कार, पुरस्कार कहानी जो है इसके जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरी जो रचना है आपकी, जो तीसरी जो कहानी है, यही सच है, यही सच है, मन्नू भंडारी। ये 3 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में हैं जिनका अध्ययन आपको यहां पर करना है कि यही सच है। तो ये हुई कफन प्रेमचंद की, पुरस्कार है यही सच है मन्नू भंडारी की। इन 3 कहानियों का अध्ययन आपको यहां पे करना है। अब देखिए आपका 5वां बिंदु, और जो 5वां बिंदु है वो हिंदी भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा,
हिंदी भाषा के अंतर्गत आपके जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं? इन पहला देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव, उद्भव व विकास। दूसरा देखिए, बोलियां व उपबोलियां। तीसरा देखिए, राजभाषा व देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ये टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है। कौन कौन सी हिंदी भाषा है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, एक ये चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में है। हिंदी की, इसमें जो है हिंदी भाषा का उद्भव व विकास, बोलियां, उपबोलियां, राजभाषा व देवनागरी लिपि, 4 चैप्टर आरपीसी के द्वारा नए जोड़े गए हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत। तो जब आपका जो नया पाठ्यक्रम है, इस नए पाठ्यक्रम में आपको हिंदी भाषा का उद्भव विकास भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बोलियां हैं और उपबोलियां, ये आपको नया चैप्टर आपके लिए। इसके अलावा जो आपका राजभाषा, ये चैप्टर भी है, देवनागरी लिपि। देखिए इसमें से ये 3 चैप्टर, बोलियां, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, बोलियां और देवनागरी लिपि, ये आपके सेकंड ग्रेड के भी पाठ्यक्रम में, कॉलेज लेक्चरर के भी पाठ्यक्रम में। राजभाषा पहले आपके सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में था, वहां से एग्जामिनर ने हटा दिया, अब यहां पे डाल दिया। तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए मैं आवश्यक मानता हूं कि इन चारों चैप्टरों का अध्ययन बहुत ही अच्छे से किया जाए। जब तक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को आप बेहतरीन तरीके से नहीं समझोगे, तब तक हिंदी साहित्य के इतिहास को बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे हिंदी व्याकरण के लिए हमें हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करना पड़ता है, वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को हिंदी भाषा व उद्भव का विकास पढ़ना चाहिए। जब हमारे पास में यहाँ पे विद्यार्थी आता है तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से हम क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चैप्टर हम उसको यही पढ़ाते हैं, भले ही उसके पाठ्यक्रम में न हो। तो ये तो हुआ आपका पाठ्यक्रम का वर्गीकरण। जो खंड आपके 3 है, खंड 3 का जो वर्गीकरण किया गया है वो 5 बिंदुओं में किया गया है, और 5 बिंदुओं में से जो प्रश्नों की संख्या होगी, तो जैसे आपकी जो रचनाएं हैं और रचनाएं 4 हैं, तो रचनाओं से जो क्वेश्चन, प्रश्नों की जो संख्या होगी, देखिए मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि यहां से प्रश्नों की संख्या किस प्रकार से होगी। खंड 3 के अंतर्गत, खंड 3 के अंतर्गत जो प्रश्नों की कुल संख्या एग्जामिनर के द्वारा पूछी जाएगी वो 25 होगी। कितनी होगी? 25 होगी। खंड 3 के अंतर्गत जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 25 होगी। क्यों होगी? जैसे काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र से आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो 10 होगी। दूसरा जो बिंदु है रचनाएं हैं, और रचनाएं जो हैं तो रचनाओं से जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 4 होगी। 4 रचनाएं, तो एग्जामिनर एक एक पूछेगा वहां से, तो लगभग वहां से प्रश्नों की संख्या 4 होगी। तीसरा जो आपके निबंध है, और निबंध की जो संख्या है वो 2 है, तो एग्जामिनर वहां से भी प्रश्नों की संख्या 2 पूछेगा। उसके अलावा आपका तीसरा जो बिंदु है कहानियां हैं, कहानियां हैं, और कहानियां 3 है, तो वहां से जो प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 3 होगी। जो 5वां बिंदु बनता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, तो यहां से हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा के अंतर्गत आपके जो चैप्टर हैं 4 हैं। तो जो 4 चैप्टर हैं, वहां से जो 4 चैप्टरों से एग्जामिनर जो पूछेंगे, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, वहां से 2 होंगे। हिंदी की बोलियां व उपबोलियां, वहां से भी 2 होंगे। और राजभाषा, आपकी राजभाषा जो है वहां से एग्जामिनर 1 पूछेगा, और देवनागरी लिपि से भी 1 होगा। तो यहां से जो प्रश्नों की, हिंदी भाषा जो प्रश्नों की संख्या जो आपकी होगी यहाँ पे 6 होगी। तो इस प्रकार से ये 10 4 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 और 6 25। तो इसी प्रकार से खंड 3 में आपके जो प्रश्नों की संख्या एग्जामिनर के द्वारा पूछी जाएगी वो लगभग आपके 25 होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास के अंदर हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया, और संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए हमने जाना कि किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत
एग्जामिनर के द्वारा प्रश्नों की संख्या कितनी पूछी जाएगी उसका हमने पूर्वानुमान लगाया है। तो ये आपका संपूर्ण रूप से विश्लेषण था। इस विश्लेषण के आधार पे आप अपनी स्ट्रेटजी निर्धारित कर सकते हैं। कि देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, खंड 3 है और खंड 3 के लिए भी गायत्री पब्लिकेशन की पुस्तक जल्दी ही प्रकाशित होगी। तो आपकी इस समस्या का निदान भी जल्दी ही होने वाला है। और किताब इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है कि आप यहां से 25 में से 25 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे आपका जो वर्गीकरण है, खंड 1 है, खंड 2 है, खंड 3 है, खंड 4 है। देखिए खंड 4 में आरपीसी के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान आएगा, शिक्षा शास्त्र आएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री आएगी और इसके अलावा कंप्यूटर व सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग। ये वहां पे आपके 4-5 चैप्टर हैं और 4 जो चैप्टर हैं उनका वर्गीकरण कई सारे बिंदुओं में किया गया है। तो देखिए ये तो खंड 4 फिक्स है। यहां से जो प्रश्नों की संख्या आपके होगी 30। यहां पर आरपीसी कोई बदलाव करने वाली नहीं है। तो देखिए यहां पे खंड 1 में मैंने बताया कि यहां से प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 50 होगी। खंड 2 है, हिंदी साहित्य का इतिहास है और हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रश्नों की जो संख्या होगी 45 होगी। और यहां से खंड 3 से जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 25 होगी। कुल मिला के आपके प्रश्नों की संख्या होती है 120। और ऐसा मेरा मानना है कि इन खंडों से प्रश्नों का आधार यही होगा और आरपीसी के द्वारा लगभग ऐसा ही अंक विभाजन किया जाएगा। तो ये देखिए यहां पर हम अपनी सफलता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जैसे सब्जेक्ट हमेशा किसी भी एग्जाम में अगर सब्जेक्ट आता है तो वहां पे सिलेक्शन का आधार सब्जेक्ट होता है। चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, चाहे वह नेट का एग्जाम हो। जहां भी जिस भी एग्जाम में अगर आपके सब्जेक्ट आता है तो सिलेक्शन का आधार सब्जेक्ट ही होता है। परंतु यहां पर आरपीसी के द्वारा अब की बार थोड़ा बदलाव किया गया है। जो आपका पेपर आपका जो फर्स्ट है यहां से भी आपको 40% अंक लाने ही पड़ेंगे। 40% अंक लाने की अनिवार्यता है। तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपके जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 75 होगी और 75 का जो 40% होता है वो 30 होता है। अगर यहां पर हम इस पेपर में थोड़ी सी मेहनत करें और यहां से अगर हम प्रश्नों की संख्या 40 को हल कर सके तो हम बहुत ही बेहतर स्थिति में होंगे। और जैसे ये आपके हिंदी का जो सेकंड पेपर का जो पाठ्यक्रम है इसमें से अगर हम साइकोलॉजी को नहीं भी पढ़ते हैं, हालांकि मैं ऐसा सुझाव नहीं देता साइकोलॉजी को नहीं पढ़ने का, फिर भी अगर मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सुझाव आपको दे सकूं आपकी स्ट्रेटजी में तो आप अपने सुविधा के अनुसार आप अपना प्लानर निर्धारित कर सकते हैं। अगर हम इसमें से एक प्रकार से अगर साइकोलॉजी को निकाल भी दे तो प्रश्नों की संख्या होती है आपकी 120। अगर 120 के पोर्शन को हम इतनी बेहतरीन तरीके से तैयार करें कि यहां से हमारे हल प्रश्नों की जो संख्या हो वो 110 हो, 110 करने की हम स्थिति में हो तो 110 प्लस फर्स्ट पेपर में 40 प्रश्नों की संख्या होती है आपकी 150। 150 गुना 2 कुल अंक होते हैं आपके 300 और 300 में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेरिट लगभग 300 के लमसम ही रहेगी। तो ऐसा मेरा मानना है और कोई जरूरी नहीं कि आप भी इसी प्लानर के आधार पे कार्य करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक संपूर्ण प्लानर दिया, संपूर्ण सिलेबस का हमने विश्लेषण किया, एक एक बिंदु को हमने बोर्ड पे लिखा और किस बिंदु के अंतर्गत या किस खंड के अंतर्गत आरपीसी के द्वारा क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया। तो ये था एक संपूर्ण प्लानर। तो देखिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को हर एक उस विद्यार्थी तक पहुंचाइए जो हिंदी विषय से स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहा है, ताकि वह इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके, वह गायत्री पब्लिकेशन की पुस्तकों का लाभ उठा सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।